नमस्कार. मास्कॉन स्पार्क या यूट्यूब चॅनलवरील स्टुडंट कट्टा कार्यक्रमामध्ये मी गौतमी शिकलगार आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. वेगळी भाषा, वेगळं राहणीमान, वेगळा प्रांत ह्या अशा अनेक आव्हानांवर मात करत शिवाजी विद्यापीठाच्या 61व्या दीक्षांत समारंभावेळी कुलपती पदकाच्या विजेती क्रिशा नोरोना आज आपल्या स्टुडंट कट्ट्यावरती आपण आमंत्रित केले. शालेय जीवनापासून ते कुलपती पदक मिळवण्यापर्यंतचा तिचा प्रवास कसा होता, एकूणच त्यामध्ये आलेल्या अडचणी कोणत्या होत्या आणि त्यांचा सामना तिनं कसा केला, त्यामध्ये तिला मार्गदर्शन कोणाकोणाचं लाभलं, एकूणच अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं आणि या चर्चेमध्ये आपल्यासोबत क्रिशा आहे. नमस्कार क्रिशा. सगळ्यात आधी तर तुझं खूप खूप अभिनंदन आणि या स्टुडंट कट्ट्यावरती मी तुझं स्वागत करते. थँक्यू. क्रिशा, तू गोव्यावरून महाराष्ट्रात आलीस, म्हणजे शिवाजी विद्यापीठामध्ये आलीस, कुलपती पदकापर्यंतचा तुझा प्रवास हा असा होता. तर तुला पहिल्यापासून म्हणजे शिक्षण क्षेत्रात तू कोणता विषय निवडला होतास आणि विद्यापीठात आल्यानंतर कुलपती पदकापर्यंतचा तुझा प्रवास कसा होता? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे इधर बुलाने के लिए फॉर रिकॉग्नाइजिंग माय अवार्ड. 10th स्टैंडर्ड तक मैंने नॉर्मल स्कूलिंग में किया है गोवा में. उसके बाद मैंने 11th 12th साइंस लिया है. साइंस लिया था क्योंकि लोग हमेशा बोलते थे कि साइंस डिफ़िकल्ट है, कुछ समझ में नहीं आता है. मतलब साइंस की हाँ, वो तो मुझे वो जानना था कि क्या डिफ़िकल्ट है साइंस. और जैसे हर बच्चे की इच्छा रहती है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी, तो मैं भी बिफोर 10th स्टैंडर्ड वही सोचती थी मैं डॉक्टर बनूंगी. तो उसके बाद मैंने साइंस लिया. 11th स्टैंडर्ड में साइंस लेने के बाद मुझे समझ में आया कि साइंस सच्ची में डिफ़िकल्ट रहता है. और मैंने मैथ्स लिया था, तो फर्स्ट एग्ज़ाम आई, मैं मैथ्स में फ़ेल हो गई, केमिस्ट्री में भी फ़ेल हो गई, फिज़िक्स में भी फ़ेल हो गई. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में ऐसे फेल हुई थी. उसके पहले तो आई यूज्ड टू स्टडी वेल लेता. उषा, हे असं असताना सुद्धा तू गोवा ते महाराष्ट्र शिवाजी विद्यापीठ प्रवास कसा काय निश्चित केलायस? तो वही उसके बाद मैंने सोचा मैं साइकोलॉजी लेती हूँ. मैंने मैथ्स ड्रॉप किया और साइकोलॉजी लिया. उसके बाद मैंने BA साइकोलॉजी की गोवा में ही. व्हेन आई वाज डूइंग BA साइकोलॉजी मुझे ऐसे लगा कि मुझे क्रिमिनल साइकोलॉजी करनी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट दिखने लगा. तो जब मैं कॉलेजेस देख रही थी इंडिया में कहाँ कहाँ है क्रिमिनल साइकोलॉजी, तो मुझे कोल्हापुर शिवाजी यूनिवर्सिटी मिली, फिर गुजरात NFSU भी मिला. बट देन सबसे नज़दीक एंड सबसे एडजस्टेबल मुझे शिवाजी यूनिवर्सिटी लगी, क्योंकि मराठी भी मुझे थोड़ी बहुत आती थी तभी, तो इसलिए मुझे लगा मैं शिवाजी यूनिवर्सिटी में आती हूँ. तो फिर मैंने शिवाजी में ली. क्रिशा, क्रिमिनल सायकोलॉजी म्हणजेच गुन्हेगारांचं मानसशास्त्र, म्हणजेच गुन्हेगारी क्षेत्राशी निगडीत असा तू विषय निवडलायस. म्हणजे कसं असतं ना की सर्व आपण विद्यार्थी दशेत असताना काही लहानपणापासून टार्गेट ठेवलेलं असतं. एकतर त्यासाठी आपण आपलं प्रोफेशन करिअर चूज करतो, नाहीतरी आपलं करिअर हे आपल्या पर्सनल एक्सपिरियन्सशी रिलेट असतं किंवा दुसऱ्यांचा एक्सपिरियन्स घेऊन आपण ते पुढं कंटिन्यू करतो. तर तुला क्रिमिनल सायकोलॉजी सारखा विषय का निवडावा वाटला, म्हणजे त्यामागं तुझा पर्सनल एक्सपिरियन्स काय आहे? ओके, सो पहले तो मैंने ऐसे डिसाइड नहीं किया था कि मैं क्रिमिनल साइकोलॉजी लूँगी. वो तो मैंने जब 3rd ईयर में आई साइकोलॉजी में, तो क्रिमिनल साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट था, तो तभी मुझे ऐसे इंटरेस्टिंग लगने लगा. फिर मैं क्राइम पेट्रोल या फिर किसी डॉन माफिया वगैरह रहते हैं ना, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ने लगी. वो सब में मुझे इंटरेस्ट आने लगा. फिर मैं सोची कि मैं क्रिमिनल साइकोलॉजी लेती. तभी उसी टाइम पे हमारे गोवा में, जहाँ पे मैं चर्च में जाती हूँ ना, उधर से यूथ प्रिजन में गए थे विज़िट के लिए. जो रात को पुलिस वगैरह रहते हैं उनको स्नैक्स देने के लिए बेसिकली रात के टाइम पे. तो जब मैं उधर गई थी प्रिजन में, तो उधर जेल में 2 लड़के थे, 20-21 ईयर्स के होंगे, वो ज़्यादा बड़े भी नहीं थे. तो वन ऑफ देम केम रनिंग मेरे पास और मुझे बोला, दीदी मुझे चाय दे और केक दे. तो मैं एकदम से इमेजिन आप जेल में जाते हो और कोई प्रिजनर आपको ऐसे हाथ लगाता है, तो ऑब्वियसली मुझे भी वो डर लगा. बट जब मैंने उसको देखा तो वो तो छोटा बच्चा था, कोई मतलब 20 साल का, उतना भी कहाँ एज थी. तो मैंने वो उसको चाय वगैरह दी. फिर मैंने उधर पुलिस सर था, तो मैंने उसको पूछा कि सर ये क्यों है इधर ये लड़का. तो वो बोला पॉकेट मार रहा था, तो उन दोनों को पकड़ा था पॉकेट मारते हुए. तो फिर उसके बाद मेरे मन में 2 दिन तक वही घूमते
रहा कि क्यों 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 कर रहे बच्चे ऐसे एंड ऑल ऑफ दैट। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि मैं क्रिमिनल साइकोलॉजी लेती हूँ एंड ताकि मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ क्या मतलब सही में क्या चल रहा है क्रिमिनल्स के माइंड में। तो इसलिए मैंने फिर क्रिमिनल सायकोलॉजी लिया था। त्रिशा, तू क्रिमिनल सायकोलॉजी म्हणजेच गुन्हेगारीच्या क्षेत्राशी निगडीत जेव्हा विषय निवडलास आणि तू फायनली घरात सांगितलंस की तुला या विषयात करिअर करायचं आहे, तर ऑब्व्हियसली घरातल्यांच्या रिॲक्शन्स या थोड्याशा घाबरल्यासारख्या असणारच. तर तू सांगितलंस घरातल्यांना, शेवटी तुला कितीतरी झालं त्याचे राज्य बदलायचं होतं. तर मग घरच्यांचे रिॲक्शन्स कशा होत्या आणि तू त्याच्याशी डील कसं केलंस? ओके, सो पहले तो हमारे घर पे अलाउड ही नहीं था कि क्राइम रिलेटेड या वायलेंस रिलेटेड हम कुछ देखें टीवी पे. नॉट इवन मिस्टर बीन, नॉट इवन WWE, कुछ भी अलाउड नहीं था देखने के लिए. क्राइम पेट्रोल तो बहुत दूर की बात है. बट मैं और मेरे भाई में क्या पता क्या कीड़ थी कि हमें वो देखना अच्छा लगता था. तो हम क्या करते थे, मामा अंदर सोती थी तो हम टीवी पे लगा के देखते थे क्राइम पेट्रोल. जैसे वो आती थी हम चैनल चेंज करते थे. तो उसके बाद जब मैंने सोचा कि मैं क्रिमिनल साइकोलॉजी लूँ अभी, तो एक तो मम्मा को कन्विंस करना बहुत डिफ़िकल्ट था. फिर भी मैंने बोला हिम्मत करके कि मम्मा मुझे क्रिमिनल साइकोलॉजी लेना है. तो शी सेड नो. फिर मैंने पापा को बोला पापा मुझे क्रिमिनल साइकोलॉजी लेना है. तो पापा ने मेरे बोला कि हाँ ले, तुझे जो करना है तू कर, बस पढ़ाई कर, कंटिन्यू कर पढ़ाई. मम्मी का अपोज था? हाँ, मम्मी का अपोज था, बट पापा वॉज ऑलवेज सपोर्टिव. तो ही सेड टू डू. अभी मुझे ग्रीन कार्ड मिला पापा से. अभी मामा को कन्विंस करना थोड़ा आसान था क्योंकि हमेशा घर पे ऐसे रहते जा पापा को पूछ, अगर पापा हाँ बोले तो ओके से, या फिर पापा को पूछते हो बोलती है मम्मा को पूछ, मम्मा ने हाँ बोला तो ठीक है. तो एक का हाँ होना ज़रूरी है उसमें. तो मैंने मामा को बोला, पापा ने बोला है कर तू. बट शी वाज लाइक नो, ये तो मैं नहीं अलाउ करूँगी करने के लिए. बट देन मैंने बाकी सबको कन्विंस किया, मतलब अंकल आंटी कज़न्स हाँ करके सबको कन्विंस किया. तो ऐसे था कि मामा अकेली वर्सेस बाकी सब. तो फिर कन्विंस करना और आसान हो गया था मम्मा को. तो कन्विंस करके मैंने बोला तो वो बोली छोड़, तुझे जो करना है कर ले. फिर बट देन क्वेश्चन आया, गोवा में नहीं है क्रिमिनल साइकोलॉजी, अभी मुझे बाहर जाना है. तो उसमें वापस से रोक टोक चालू हुई टिल द लास्ट डे जहाँ मैंने एडमिशन लिया और मैं इधर आई कोल्हापुर में मेरा सामान वगैरह लेके. मम्मा ने हॉस्टल देखा और मम्मा रोने लगी, मतलब मत जा तू वापस, छोड़ दे वो, मत कर. बट मैंने तो ठान लिया था कि मुझे करना ही है क्रिमिनल साइकोलॉजी. फायनली तू इथे आलीस, मैंने तू विषय निवडलास. तर मग त्याच्यानंतर शेवटी राज्य वेगळं पडलं, भाषा वेगळी पडली, लोक वेगळे पडले, राहणीमान वेगळं पडलं. तर विद्यापीठात आल्यानंतर तू लोकांशी कशी कनेक्ट झालीस, तुला कोणकोणत्या डिफिकल्टीज आल्या, तू त्याला कसं फेस केलंस आणि कोणकोणत्या माणसांचं तुला मार्गदर्शन मिळालं, त्या संदर्भात विद्यापीठातला अनुभव काय सांगशील? तो मैं जब आई कोल्हापुर में तो एक हफ्ते में भाग गई थी घर पे वापस. क्योंकि मम्मा का याद आने लगी कि कभी नहीं रही थी ना ऐसे मम्मी से दूर वगैरह. तो एक हफ्ते में ही गई मैं वापस. म्हणजे तुला हे मॅच झालं का महाराष्ट्रातलं कोल्हापुरातलं वातावरण पहिल्यांदाच? नहीं, मैच मतलब सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ तो खाने में थी मेरे, क्योंकि मैं प्योर नॉन वेज बोल सकते हैं. तो और इधर आई एंड इट वाज फुल वेज. महीने में 2 बार नॉन वेज मिलता था, वो भी कैसे, महीने में 1 बार चिकन एंड 1 बार बस अंडा. तो आई कुडेंट, क्योंकि हमारे घर पे हर रोज़ नॉन वेज बनता है. नॉन वेज मतलब मच्छी या फिर चिकन, एनीथिंग. सो आई हैड लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टी यू नो इन एडजस्टिंग विथ फूड. तो मैंने कैसे भी करके ट्राई किया, साइबर जाती थी, उधर से खा के आती थी, पे तो करती थी मेस का, बट खाती नहीं थी मेस में. ऐसे था. करून असे 2 वर्ष काढले. यस. फिर फ्रेंड्स अगर बोले तो मुझे कोल्हापुर में बहुत अच्छे लोग मिले थे फ्रॉम डे 1. बहुत सपोर्टिव. अभी मैं आई थी, मैं ये सोच के आई थी प्रॉपर मुझे अभी न्यू फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, उनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा एंड ऑल ऑफ दैट. बट डे 1 से मुझे ऐसा एक हॉस्टल में ग्रुप मिला फ्रेंड्स का. दे वो ऑलवेज देयर विथ मी. अभी टिल माय लास्ट डे सेकेंड ईयर का, दे वो ऑलवेज देयर विथ मी.
एंड फिर मेरे रूममेट्स भी अच्छे थे, वो भी बहुत सपोर्टिव थे एंड मेरे क्लास के ही थे मेरे रूममेट्स। सो कॉलेज से आते जाते वक्त वी यूज्ड टू बी टुगेदर एंड ऑल ऑफ दैट। हाँ, फर्स्ट ईयर में मैंने ऐसे फ्रेंड ग्रुप नहीं बनाए जिसके साथ मैं उठूँ बैठूँ खाऊँ, ऐसे फ्रेंड्स नहीं थे मेरे फर्स्ट ईयर में। तो मैं कॉलेज जाती थी, उधर थोड़ा बहुत बातचीत करती थी, फिर रूम पे आती थी, फिर अगले दिन वापस कॉलेज, तो वही मेरा रूटीन था। तो इसलिए आई थिंक एवरी मंथ मैं 2 बार एटलीस्ट घर जाती थी। सो 60% मैं घर पे थी, 40% मैं कॉलेज में थी। सेकंड ईयर मध्ये कसं झालं? सेकेंड ईयर में क्या हुआ, मेरे रूममेट्स जो थे ना उनका ग्रुप बना था ऑलरेडी। हाँ, कनेक्ट हुई मैं फ्रेंड्स के साथ, मेरे एक 5 फ्रेंड का ग्रुप बना, बहुत अच्छा ग्रुप था, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तो उनके साथ मैं फिर उठने बैठने लगी, फिर घूमने जाने लगी, तो मेरा मन थोड़ा लगता था कोल्हापूर में। म्हणजे तू दुसऱ्या वर्षी हाँ, सेकंड ईयर में इथं रमलीस। हाँ, तर मग तुला कोल्हापुरात इथं राहून विद्यापीठात राहून कोणता असा वेगळा एक्सपिरियन्स मिळाला की तुला ते गोव्यात नाही मिळालं पण इथं बघायला मिळालं? वेगळा एक्सपीरियंस बोले तो हाँ, यहाँ पे ना लोग मैरिज के बाद भी पढ़ाई करते हैं, एंड आई एम स्पीकिंग ऑफ वुमन हियर। हाँ, जो लेडीज़ रहते हैं ना वो भी पढ़ाई के बाद शादी के बाद पढ़ाई कर रही है इधर। गोवा में मैंने अभी इतने साल में गोवा में पढ़ाई करती थी, कभी भी मेरे क्लास में मैरिड कपल नहीं, मैरिड कोई नहीं था, लड़का चाहे वो लड़की कोई नहीं था मेरे क्लास में। सो जब मैं यहाँ आई मेरे क्लास में 2 लेडीज़ थे जिनके बच्चे अभी पढ़ रहे 10th स्टैंडर्ड में, एक का 10th स्टैंडर्ड, एक का 4th स्टैंडर्ड कुछ। तो सो उनके बच्चे इतने बड़े, यू कैन इमेजिन हाउ बिग दे आर, और वो मास्टर्स में थे मेरे साथ। हाँ, करते अभिमानाची यस, एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि एजुकेशन उनका स्टॉप नहीं हुआ है, वो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। एंड सेकेंडली कोर्स के टाइम पे भी मेरे फ्रेंड्स ने शादियां की है, बट शादी के बाद भी कंटिन्यू किया है, ऐसे नहीं कि शादी करके स्टॉप किया। बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस था ये। हाँ, एंड मैं बोलना चाहती हूँ लोगों को भी कि डोंट स्टॉप स्टडिंग बिकॉज यू गॉट मैरिड डजंट मीन कि स्टडी स्टॉप होनी चाहिए। तो लिमिट नहीं रहते, बोलते हैं ना स्टडीज़ की एज नहीं रहती है। हाँ, एंड दैट थिंग वॉज प्रूव टू मी इधर कोल्हापुर में, क्योंकि गोवा में मैं बस सुनती थी कि एज नहीं रहती है पढ़ाई की, बट कोई ऐसे करता नहीं था। बट इधर आने के बाद आई सॉ इट विथ माई आईज एंड इट वॉज वेरी नाइस टू सी, मैं बोलूँगी वैसा हुआ। एक पॉजिटिव गोष्ट यस, एक तो सर था जो मेरा जूनियर था, इनफैक्ट वो फर्स्ट ईयर में था जब मैं सेकेंड ईयर में थी, तब वो 60 क्रॉस एज था एंड ही वॉज डूइंग मास्टर्स इन सायकोलॉजी। असे भरपूर असे विद्यापीठात विद्यार्थी आहेत जे वयाचं लिमिट नहीं, एंड ऐसे भी एक ऐसे भी एक कि हॉस्टल में जो मेरे फ्रेंड्स थे अभी जैसे मेरा कोर्स ख़त्म हुआ ना हमारा सेकेंड ईयर का, तो 1 महीने में उन्होंने शादी की। बट ऐसा नहीं कि हम अगले साल शादी करेंगे इसलिए इस साल से ही हम स्टडी बंद करते हैं, ऐसे नहीं, क्योंकि गोवा में ऐसे मैंने तो एक्सपीरियंस किया है। हाँ, देखा है। यस, एंड आई थिंक इट वॉज व्हेरी नाइस टू सी लाईक दॅट। तर एकूणच तुझी आतापर्यंत शैक्षणिक जी पार्श्वभूमी होती, तुझी लाईफस्टाईल वगैरे होती, ते मी जाणून घेतली तुझ्याकडून। तर मला आता मूळ मुद्द्यापर्यंत यायला हवं, कारण ज्याच्यासाठी तू आली आहेस, कुलपती पदकाची विजेती आहेस विद्यापीठाची। तर मग मला आता सांग, गोवा ते शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर आणि विद्यापीठातून थेट तू कुलपती पदकाची विजेती, तर हा प्रवास कसा होता? तू त्यासाठी अभ्यास कशा प्रकारे केलास आणि त्या संदर्भात तुला मार्गदर्शन शिक्षकांचं कसं लाभलं आणि इथून पुढे भविष्यात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी काय मार्गदर्शन करशील? तो हमारे टीचर जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो हमेशा बोलते थे ऐसा एक अवार्ड है करके, चांसलर्स गोल्ड मेडल है, वो बोलते थे कि सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है यूनिवर्सिटी का, सो यू ऑल शुड ट्राई टू गेट दैट गोल्ड मेडल। तो हम बोलते थे क्या वो सब स्कॉलर लोगों का होगा, हमें कैसे मिलेगा, बिकॉज आई वॉज एवरेज स्टूडेंट व्हेन आई वॉज इन गोवा बैक देन। सो आई थॉट आई वुड नेवर गेट दैट थिंग, एंड कभी ट्राई भी नहीं किया सच बोलो तो उसके लिए। आई हैव टू स्टडी नॉर्मली हाउ आई स्टडी, एंड एक रहता है ना, वंस यू गेट द फ्लो ऑफ हाउ टू स्टडी देन
यू कैन डू एनीथिंग लाइक जैसे मैं डे 1 से स्टडी नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं डे 1 पे भी स्टडी करती हूँ तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले वापस से मुझे स्टडी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं रिवाइज़ करूँ, मुझे स्टडी करना पड़ता है। तो उससे अच्छा मैं लास्ट डे पे स्टडी करूँ। दिस वॉज माई माइंड सेट एंड आई फाउंड आउट लाइक यू नो हाउ आई कैन स्टडी वेल। तो मैं नॉर्मली हार्डवर्क तो डाला है मैंने, क्योंकि मुझसे सुबह उठा नहीं जाता है एंड 11 o'clock की कॉलेज थी, तो मैं 10 बजे उठ के तैयार होके जाती थी कॉलेज को। बट एग्ज़ाम्स के दिनों में आई टू वेक अप एट 5 o'clock। लाइक आई हैड मेड अप माई माइंड कि मैं 5 बजे उठूँगी और 2 बजे की एग्ज़ाम रहती थी, तो 5 till 2 में स्टडी करती थी। एंड ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट्स जस्ट टू विन दैट मेडल मैंने नहीं डाले हैं। मैंने जो टू पास जो रिक्वायर्ड है उतना ही मैंने पढ़ाई की थी। दैट वॉज इन गॉड्स हैंड दैट यू नो पेपर्स यूज टू कम सो इजी दैट आई हैव टू आन्सर देम वेल। तुझ्यासाठी पण ही गोष्ट एक सरप्राइजिंग होती जेव्हा तुझ्या घरी पत्र आलं की यस कुलपती पदक तुला मिळाले, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं, क्योंकि कैसे होते हैं थोड़े बच्चे ऐसे पढ़ाई करते हैं कि हाँ मुझे वो हासिल करना है, मुझे वो गोल्ड मेडल चाहिए, हाँ टारगेट ही वो है। मेरी टारगेट भी नहीं थी, आई जस्ट स्टडीड लाइक अ नॉर्मल स्टूडेंट, बस पास होना है फेल नहीं होना है ऐसे सोच के मैं पढ़ाई करती थी। बट व्हेन दैट थिंग केम आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड। लाइक जब वो लेटर आई, क्योंकि कॉल आया था यूनिवर्सिटी से कि एक लेटर आने वाली है घर पे रहो बोल के, तो आई वाज वेटिंग कि क्या लेटर आने वाली है घर पे। घर वालों की एक्सप्रेशंस कैसी थी? तो मैंने पहले देखा मैं शॉक्ड थी, बट देन आई वाज सो हैप्पी कि यू नो मैं उड़ते उड़ते आई कैन से आई वाज गोइंग एवरीवन कि देख मुझे वो अवार्ड मिला है। एंड माई फादर वॉज देयर दैट टाइम, माई फादर वर्क्स ऑन शिप, बट जब वो लेटर आई थी तब माई फादर वॉज दैट होम। आई थिंक मोर देन मी माई फादर वॉज हैप्पी एंड सो मच सो कि कॉन्वोकेशन के दिन जब मुझे वो मेडल मिलने वाली थी, हम गोवा से 10 लोग आए थे वो मेडल, पूरी फैमिली आई थी मेरे साथ, मेरे मम्मी पापा भाई कजन्स अंकल आंट सब आए थे। तो हम 10 लोग ट्रेवल करके आए थे बस वो देखने के लिए कि मुझे मेडल कैसे मिल रहे वो लोग आए थे। सो दैट्स हाउ एक्साइटेड वी वर। एंड देन उसके बाद मुझे पता चला कि यू नो मीडिया वाले तेरे पीछे भागेंगे एंड ऑल ऑफ दैट टीचर्स हैड टोल्ड मी अभी तुझे इंटरव्यू देना पड़ेगा है ना। तो यू कैन इमेजिन मेरे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सरप्राइज बहुत यस अलग था, वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस था फ्रॉम द डे ऑफ कॉन्वोकेशन टिल टुडे आई एम सिटिंग ओवर हियर नाउ। ठीक आहे क्रिशा, एकूणच तू मला तुझा अनुभव सांगितलास, तुला असं क्रिमिनल सायकोलॉजीमध्ये इंटरेस्ट आहे, तर मग एकूणच तुझा अनुभव पाहता मला असं, तू मगाशी म्हणालीस की तुला एका लहान मुलामुळं क्रिमिनल सायकोलॉजी करू वाटली, म्हणजे तिथं माझ्या ही गोष्ट लक्षात येते की तू समाजाप्रती कळवळा ठेवतेस, म्हणजे समाजासाठी काहीतरी करण्याची तुझी इच्छा आहे। तर मला सांग की तुला क्रिमिनल सायकोलॉजीमध्ये भविष्य काय घडवायचं आहे, म्हणजे काय करिअर करायचं आहे? सो पहले तो आई थिंक जो अभी मैंने मास्टर्स कंप्लीट किए हैं, आई थिंक दैट इज़ नॉट इनफ फॉर मी टू प्रैक्टिस इन दिस फील्ड, मुझे और पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आई एम अप्लाइंग फॉर PhD, होपफुली आई गेट। आफ्टर दैट आई वांट टू वर्क विथ जुवेनाइल्स मतलब जो बच्चे क्राइम्स करते हैं बिलो 18 years ऑफ एज, मुझे उनके साथ काम करना है, उनका माइंडसेट ज़्यादा मुझे देखना है एंड आई वांट टू हेल्प देम कम आउट ऑफ इट। सो जुवेनाइल काउंसलिंग, मुझे वो फील्ड में जाना है ज़्यादातर। हाँ डेफिनेटली अगर मुझे बड़े क्रिमिनल्स को भी काउंसिल करना है या फिर उनके बारे में जानना मिले तो आई विल डेफिनेटली डू दैट, बट राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। राइट नाउ आई वांट टू हेल्प द जुवेनाइल्स, हेल्प द स्मॉल चिल्ड्रन हु वांट टू गेट इनटू क्राइम, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है कि नॉर्मल लोग नहीं सोच सकते क्राइम के। नाउ इफ़ यू थिंक ऑफ दैट श्रद्धा केस इन दिल्ली, मार के उसके पीसेस करके बॉयल करके, वी कांट थिंक ऑफ डूइंग दैट। हम तो किसी का पॉकेट भी मारना नहीं सोच सकते हैं ना, बट दोज पीपल थिंक दैट वे। माइंडसेट जो होता है हाँ, वो अलग ही होता है। स्टडी करनी है। यस, सो आई वांट टू यू नो स्टॉप दिस चिल्ड्रन फ्रॉम डूइंग सच क्राइम, क्योंकि आई डोंट थिंक दिस इज़ द एज फॉर देम टू डू एनी क्राइम। वो मर्डर तो बहुत दूर की, इवन वो पॉकेट मारना एंड ऑल, नॉट
necessary, I feel, जैसे हाँ, there are various ways you can get to your what is that goals. अभी थोड़े बच्चे क्राइम करते हैं क्योंकि पॉवर्टी है, घर पे पैसे नहीं है, तो दे थिंक दैट इज़ द इजी वे टू डू दैट. बट इफ़ यू स्टडी, इफ़ यू वर्क हार्ड, एंड इन दैट वे ऑल्सो यू कैन गेट दैट मनी. बट हाँ, इसलिए मुझे अभी जुवेनाइल्स के साथ हाँ काम करना आहे. तर आत्ता ह्या वयाच्या टप्प्यामध्ये क्रिशा, तू म्हणजे समाजाप्रती प्रेम असणं, समाजासाठी काहीतरी करण्याच्या अपेक्षा ठेवणं, ही गोष्ट खरंच खूप महत्त्वाची तर आहेच. तर तुला त्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू. स्टुडंट कट्ट्यावरती आपल्या नेहमीच विचारवंतांचे, अभ्यासवंतांचे विचारमंथन केलं जातं. वेगवेगळ्या विशिष्ट मुद्द्यांवरती चर्चा केल्या जातात, कलाकारांशी गप्पा मारल्या जातात. तर ह्या स्टुडंट कट्ट्यावरती तू आलीस, आमच्या या उपक्रमामध्ये, कार्यक्रमामध्ये तुझा सहभाग नोंदवलास, तुझा वेळ दिलास, त्यासाठी तुझी खूप खूप आभारी आहे मी. त्यानंतर तुला पुन्हा एकदा मास कम्युनिकेशन अधिविभागाकडून तुझ्या कुलपती पदकाच्या विजयासाठी खूप खूप मनापासून शुभेच्छा. थँक्यू. आणि तुझं जे भविष्य आहे, तुझे स्वप्न आहेत, त्या योजना आहेत, त्या पूर्ण करण्यासाठी खरंच तुला ताकद यावी आणि तू असाच अभ्यास सुरू ठेवावास, हेच सदिच्छा देते आणि ते थांबते. थँक्यू सो मच. थँक्यू.